से घबराहट तो होगी, छाँव ठंडी ही दूंगा, बेशक पत्ते कड़वे तो होंगे, पत्तों में करवाहट तो होगी। तो छाँव ठंडी ही दूंगा लेकिन पत्तों में करवाहट तो होगी। उन्हें बहुत ही कम अल्फाजों में अपनी बात को कही। अब इस सिलसिले को बहुत शानदार तरीके से हमारे सामने बाबर साहब भी, उनका भी खैर मकदम है, और हमारे छोटे के साहबजादे हमारे बेटे हैं सैयद मोहम्मद अब्बास साहब, कमर साहब, और भी जितने हैं हमारे गोरे भाई, तो ये सब जुड़ते रहेंगे। नाज़िम भाई उधर इश्तियाक में मुस्कुरा रहे हैं। मैं चाहूँगा उस मुस्कुराहट भरा चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, अंधेरे में जो रोशनी की शम्मा जलाता है, क्योंकि देखिए अंधेरे में रोशनी हमेशा रहेगी लेकिन रोशनी में अंधेरे की ज़रूरत नहीं रहती है। तो वो दिया है, वो हीरा है जिसका नाम अर्शी रज़ा है। मैं चाहूँगा उस रोशनी को और आगे तक ले जाया जाए। मैं चाहूँगा कि अर्शी रज़ा साहब आएँ इस मुबारक मौके पर, जिनका नाम मंगल पांडे जी हैं, जिन्होंने न जाने कितनी कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान की जो आज़ादी की जो सफ़र था उसकी शुरुआत की थी। उस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कितने क्रांतिकारी आए, और उन क्रांतिकारियों के बाद ये क्रांतिकारी हमारे साथ जो नौजवान भाई हमारा दोस्त अर्शी रज़ी, उस बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहंदी हसन साहब, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, और इस प्रोग्राम के रूह रवां हमारे जमाल मिर्ज़ा साहब, जिनकी जितनी सताइश की जाए वो कम है। उन्होंने एक इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखा। आसिफ भाई अभी बोल रहे थे, हम लोग ज़माने से देख रहे हैं उनका लहजा, उनका तरीक़ा, और बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसी जगह पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हो रहा है। हसन अब्बास भाई मौजूद हैं जो हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर भी हैं, और तीरथ मिश्रा जी मौजूद हैं, अजहर जमाल साहब मौजूद हैं, और तमाम सामने बैठे लोग, हमारे पत्रकार बंधु। और जमाल साहब का जहाँ नाम जोड़ा है वहाँ पत्रकार तो खुद ब खुद आ जाएंगे। उनका मतलब फरीज़ा ये बनता है कि आपको हर हाल में अपना जो किरदार है वो निभाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले तो मंगल पांडे जी को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, और तमाम लोगों ने उनके बारे में बोला होगा। हालांकि सबसे पहले इसकी शुरुआत 1957 में उन्होंने की थी, और शायद 10 मई को, और वो उन्होंने पहली गोली चलाई थी। और आज जिस शहर का नाम अयोध्या कर दिया गया है उसे फैज़ाबाद कहते हैं, और फैज़ाबाद के सुरूरपुर में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने एक मिसाल, यहाँ पे मिश्रा जी भी बैठे हैं और भी तमाम लोग बैठे हैं, पहले एक कारतूस आता था जो आपको दांत से उसको नोच के और फिर उसको लगाना होता था, और उसमें जो जानवर, एक तो गाय और दूसरा जो मुस्लिम, उससे हम लोग सुअर को थोड़ा वो, तो इसलिए वो दोनों की चर्बी से उसमें मिश्रण था। तो दोनों लोगों का इख्तिलाफ था, और कि उन्होंने मना किया था कि मैं इसको ऐसे काट के नहीं लगाऊंगा, और ये उन्होंने पहले ही मतलब जो विद्रोह था 1957 में शुरू कर दिया था, और इसीलिए वो पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है, आज हुकूमत में वो लोग हैं जो इन सब बातों को भुलाना चाहते हैं। जो संगठन, जो लोग ये कह रहे हों कि हमारी सेना जो है वो पीछे है और हमारे जो लोग हैं वो 3 दिन में ये मामला हल कर लेंगे, तो उस विचारधारा के साथ देश चल रहा है। मगर देश जो आज़ाद हुआ है, देश को जो एक रास्ता मिला है वो इन लोगों की वजह से मिला है। कितने लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं, हज़ारों लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी है, तब इस देश को आज़ादी मिली है। मंगल पांडे पहली एक शुरुआत हर चीज़ की होती है। मंगल पांडे जी ने शुरुआत की, मगर उसे आखिर तक पहुंचाया महात्मा गांधी ने, और आप जैसे, हम जैसे तमाम लोगों ने मिलके उस संविधान को, उस कानून को इस तरीके से पकड़ा कि देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मगर मौजूदा हुकूमत में लोग जो उसके सिपे सालार बने हुए हैं, वो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि संविधान न रहे, गांधी का नाम न रहे। मगर आपको याद होगा
अभी प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे आसिफुल्ला जी, मैं बता दूं यहाँ पे चाहे तुम जो कर लो, मगर अगर देश के बाहर निकल के जाओगे तो तुम्हें गांधी और नेहरू का ही सहारा लेना पड़ेगा, इंदिरा का सहारा लेना पड़ेगा, वरना तुम्हारा कोई पूछने वाला पूरे वर्ल्ड में आप किसी एक ऐसे आदमी का नाम नहीं ले सकते जिसका नाम संघ के लोग और बीजेपी के लोग लेते हैं, वो कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। उन संगठनों का नाम जो लेते हैं वो सब पूरी दुनिया में बैन संगठन है। आप उनके सहारे देश की तरक्की का रास्ता नहीं देख सकते। देश मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा अगर उनका नाम लिया जाएगा। तो आज ज़रूरत यह है कि इन कुर्बानियों को याद रखिए, और अगर आपको इस देश को बुलंदी पे ले जाना है, बच्चों को बुलंदी पे जाना है, आपको कोई इम्तिहान पास करना है, याद रखिएगा बिना गांधी के कोई इम्तिहान पास नहीं हो सकता। इस देश में गांधी और पटेल नेहरू के अलावा अगर आप कोई भी कानून, कोई भी चीज आगे ले जाएंगे उसे मान्यता नहीं मिलेगी। आपको गांधी को आगे रखना पड़ेगा, आपको नेहरू को देखना पड़ेगा, आपको पटेल को देखना पड़ेगा, इन कुर्बानियों को देखना पड़ेगा। और ये सेमिनार इसीलिए होते हैं। हम जो बोल रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, ये बड़े तो हमसे बेहतर जानते हैं। बच्चे ये सोचें कि आपको इसी जज्बे से और इसी तरीके से डट के देश के लिए खड़े होना है, आपको एक आवाज बुलंद करनी है जैसे मंगल पांडे ने की है। उनके लिए मैं एक शेर भी कहना चाहूँगा। उन्होंने जिस जमाने में, जिस दौर में ये कुर्बानी और ये आज़ादी का जज्बा दिखाया वो आसान नहीं था। उनके लिए ये शेर है कि तमाम जिस्म ही घायल था, तमाम जिस्म ही घायल था कि घाव ऐसा था, तमाम जिस्म ही घायल था कि घाव ऐसा था, और कोई न जान सका रख रखाव ऐसा था। तो आप सोचिए कि उस दौर में एक चिंगारी जलाना, उस हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, जिस सेना में आप नौकरी कर रहे हो उसके खिलाफ आवाज उठाना कितना मुश्किल काम हो। जहां वीर सावरकर जैसे, जो अपने को माफी वीर हैं, हम तो माफी वीर कहते हैं, 60 रुपए की पेंशन पे उस दौर में अंग्रेजों से पेंशन लेते हो, उस दौर में अगर कोई आदमी खड़ा होके सेना के खिलाफ नौकरी करके उसके खिलाफ बोल रहा है, देश की आज़ादी के लिए बोल रहा है, उसका कलेजा इतना बड़ा है, इतना बड़ा कलेजा होना चाहिए। और उन्होंने दिखाया, और तब देश आज़ाद हुआ। आज आप चैप्टर में बच्चों को, अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था, मुख्यमंत्री का बयान था कि वीर सावरकर उत्तर प्रदेश में भी पढ़ाए जाएंगे। क्या पढ़ाए जाएंगे, क्या पढ़ेंगे ये बच्चे? वीर सावरकर का कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर इन बच्चों को पता होना चाहिए। एक नहीं, 4-4, 5-5 माफीनामे मौजूद हैं, और उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर हमें माफ कर दिया जाए, जैसे अंग्रेजी हुकूमत उनकी माए बाप है, ऐसे वो उन्होंने कहा है कि हम हर चीज पे राजी हैं, जो कहा जाएगा वो करने। यहां तक कि उन्होंने कहा कि मैं आंदोलन तोड़ने का और आंदोलनकारियों को सबक सिखाने तक का उन्होंने आश्वासन दिया है, तब उन्हें 60 रुपए मिलते थे। आप हमसे पूछते कांग्रेस ने क्या किया, हमसे पूछते गांधी क्या है, हमसे पूछते हैं कि नेहरू क्या है, हमसे पूछते हैं पटेल क्या है। हम बताएं, वो हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान है। और इन लोगों ने जो दगाबाजी की है उसको देश भुला नहीं सकता। आप चाहे जितनी बड़ी हुकूमत खड़ी कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, चाहे जैसे सरकारें बना लीजिए, मगर गांधी को कोई पिछाड़ नहीं सकता। गांधी गांधी है, गांधी हमेशा रहेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि हजरत इमाम हुसैन ने जिस तरीके से 72 लोगों को ले जाके कुर्बानी पेश करके दुनिया के दिलों में वो हरारत पैदा की है जो जुल्म के खिलाफ ता क़यामत जागती रहेंगी, उसी को देखते हुए, उसी को प्रेरणा लेते हुए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा में 72 लोगों का चयन किया था। तो आप याद रखिए, जुल्म के खिलाफ आवाज जो उठेगी
वो गांधी की आवाज़ होगी। और गांधी अगर कहीं से नसीहत ले रहे हैं तो हज़रत इमाम हुसैन से ले रहे हैं। आपको इस बात को सोचना होगा और इस तरीके की तानाशाही सरकारों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप अपने हक और हुकूक के लिए पीछे ना हटिए। और ये स्वतंत्रता सेनानी जितने हैं, इनके प्रोग्राम हमेशा ऑर्गेनाइज होंगे। जब इनके ऑर्गेनाइज होने से उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है जो झूठी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको सच को जिंदा रखना है। चाहे जमाल मिर्ज़ा साहब बेहद बधाई के पात्र हैं कि इस पुरशोर दौर में जहां बात कहना मुश्किल हो रही है, आप कोई बात करिए तो 10 लोग पीछे से आपके लगे हुए हैं कि ये ना कहना, ये ना करना। सच बात बोलने के लाले पड़े हुए हैं। वहां पे जमाल मिर्ज़ा साहब गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं और ये मैसेज पूरी दुनिया तक जाना चाहिए, खाली लखनऊ में नहीं। आप जहां भी खड़े होकर बोलिए, देश की एक मिसाल कायम कर दीजिए कि जो हमारे सेनानी हैं उन्होंने देश को आज़ाद कराया है, और जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये देश कतई उनके साथ था न रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मंगल पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शी रज़ा साहब, जो अपने विचारों से हम लोगों को अभिभूत कर रहे थे। अब मैं मेहंदी हसन बबलू साहब से आग्रह करूंगा कि वो आएँ, अपने विचार रखें। मेहंदी हसन। देखिए, अब सभी लोग सब लोग सभी कुछ बोल चुके हैं, क्योंकि बोलने के लायक कुछ नहीं। लेकिन मैंने कहा ना इससे पहले कि दुनिया में 31 मौसिया भाई भी, मैं उस वक्त नाम भूल गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मौसिया भाई भी हमेशा सारे कार्यक्रमों में रहते हैं। तो दुनिया में 31 स्टोरीज़ हैं, लेकिन उन 31 कहानियों और स्टोरीज़ पर न जाने लाखों प्ले बने, कहाँ फिल्में बनी और नाटक बने। तो उसी में से ही हमें भी निकालना होता है। जिस तरह से कहा कि उनके लिए यही है कि जिसको तूफ़ान से उलझने की हो आदत, जिसको तूफ़ान से उलझने की आदत मेहंदी, ऐसी कश्ती को तूफ़ान भी सलाम करता है, ऐसी कश्ती को तूफ़ान भी सलाम करता है। तो आज हम सलाम करते हैं उस महान शख्सियत को, उस महान व्यक्ति को जिसका नाम मंगल पांडे है, और जिसने ये दिखा दिया कि किस तरह अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए आवाज़ को बुलंद की जाती है। ये उन्होंने बता दिया। चाहे वो गोली दोनों, चाहे वो गाय की और सुअर की चर्बी से कारतूस बनाने की उसका विरोध करना हो रहा हो, उन्हें ये बता दें कि वहाँ पर भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का काम किया था। वहाँ पर सिर्फ उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उन्होंने कहा कि गाय हमारे लिए नुकसानदेह है और जो दूसरा जो जानवर है मुसलमानों के लिए, तो इसलिए दोनों की ही आस्था पर ठेस लगेगी, तकलीफ़ होगी, इसलिए उन्होंने विरोध किया। नतीजा ये रहा कि उस जिस तारीख को उनको फांसी दी जाना थी, उससे 10 दिन पहले ही फांसी उनको दे दी गई। तो ये जुल्म था। किसी ने तो इस तरह से जो शुरुआत थी 1857 में, जिस तरह से उन्होंने जंग आज़ादी में अपने मजबूत इरादों को आगे बढ़ाते हुए, मजबूत चट्टानों को आगे उनका सीना चीरते हुए देश की आज़ादी में पहला अपना नाम रोशन किया, जो 1957 में जिनको 10 दिन पहले फांसी के फंदे के ऊपर उनको लटका दिया गया था। वो जुल्म, वो जो अत्याचार की जो आवाज़ चली वहाँ से, अंग्रेज़ डर गए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर इनको हमने पहले फांसी नहीं दी गई तो वहाँ विद्रोह हो जाएगा। लेकिन विद्रोह हो नहीं था, उनको 10 दिन पहले फांसी दी गई। उसके बाद नतीजा ये रहा कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में 18 साल, 16 साल, 15 साल, 20 साल से ज़्यादा कोई भी नौजवान क्रांतिकारी नहीं था जहाँ पर वो जिन्होंने क्रांति और भारत को आज़ाद कराने में अपने खून की, अपने जान की आहुति दी थी। तो मंगल पांडे जी को आज के दिन, मैं 2-3 दिन और पहले ही उनकी जयंती के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर हम सब चलें। उसके बाद शहीद भगत सिंह आए। शहीद भगत सिंह को जब फांसी मिलने वाली थी, हसन अब्बास साहब, अरे सीरत साहब, मैंने आपको भी सुना था, जब उनको शहीद भगत सिंह को जब फांसी मिलने वाली थी तो 3 से 4 दिन पहले उनकी माँ उनसे मिलने आई। ये भगत सिंह उन्हीं से ही इंस्पायर होकर आए थे, मंगल पांडे जी से, क्योंकि उनकी जो कथाएं पूरे देश में सुनी जा रही थी, लोग सुनाते थे और चिट्ठियों के ज़रिए। अंग्रेज़ डर और खौफ के साए में जी रहे थे। तो भगत सिंह को जब फांसी की सज़ा हो गई, उसके बाद 3 जब होने वाली थी, उस सज़ा का अनाउंसमेंट हो गया। उनकी माँ उनसे मिलने आई
तो माँ लिपट के रोने लगी। काफ़ी देर रोती रही तो भगत सिंह को बड़ा अफसोस हुआ कि नहीं। उन्होंने कहा कि तुम इसलिए रो रहे हो कि हमें कल ये अंग्रेज़ हमें फांसी दे देंगे, फांसी के फंदे पे चढ़ा देंगे। तो उन्हें उसकी माँ ने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही कल तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, मैं इसलिए रो रही हूँ कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें सिर्फ एक बेटा दिया। अगर 10-10 बेटे दिए हो तो मैं देश को ऊपर कुर्बान कर देते और देश की जो फांसी दी जा रही उनको भी हम फांसी के तख्ते पर पहुँचा देते। तो ये था जिस तरह से उन्होंने कुर्बानी, उन्होंने कहा यू कैन सील माई लिप्स बट माई फिटर इज ऑलवेज स्पीक, यानी तुम हमारे होंठ तो सिल सकते हो लेकिन हमारी हथकड़ियाँ, हमारी ये जो जंजीरें हैं ये हमेशा तुम्हें झिझोड़ती रही, हिलाती रहेंगी, चाहे फांसी का फंदा हो या जिस तरह के जुल्म अत्याचार की जो अंग्रेज सारी हदों को पार कर चुके थे, जबकि उनके ही कुछ जो साथी जो मान्यताओं को मानते थे वो उनको खिलाफ हो गए। ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना में एक अभिन्न योगदान दिया, जिनको हमेशा लोग अच्छे नाम से, अच्छे उनके किरदार से जानते हैं। फिर वहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद की बात हो, जिन्होंने दिखा दिया कि अंग्रेज़ों को, क्योंकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की जो सोच थी दोनों के अलग थी। भगत सिंह थोड़ा शांति प्रिय थे, वो धीरे धीरे काम को अंजाम देते, लेकिन शहीद भगत सिंह जो थे वो कहते डू और डाई, करो या मरो। हमने बम, उन्होंने ये कहा कि हमने बम इसलिए इन गूंगे बहरी जो अंग्रेजी हुकूमत है इसलिए फेंक रहा हूँ ताकि गूंगे बहरे जो बैठे हैं हमारे काम को और हमारी जो कुर्बानी है उसको नहीं देख रहे हैं, इसलिए उनको जगाने का काम कर रहे हैं। उनका कोई इंटेंशन ये नहीं था कि मैं इनको हलाक कर दूँ, इनको मार दूँ, इनको कत्ल कर दूँ। तो ये था। फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, महात्मा गांधी आए, सरदार पटेल आए, अबुल कलाम आज़ाद साहब आए, राम प्रसाद बिस्मिल आए, सुखदेव आए। इन लोगों ने कुर्बानी दी। जब सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो उसमें भी ये आया कि आप एक ख़त आया, माफ़ीनामा इनके पास। उन्हें कहा भाई आप इसके ऊपर माफ़ीनामा लिख दिए कि मैं, हमारा इन क्रांतिकारियों से कोई वास्ता नहीं है और मैं अंग्रेज़ों के साथ में। तो उन्हें उस टुकड़े कई बार भेजा गया, करीब 12-15 बार उन्होंने उस जो माफ़ीनामा उसको फेंक दिया। लेकिन वही माफ़ीनामा जब सावरकर और गोवरकर के जो भी इस विचारधारा के जो लोग थे, इनके पास 14 बार इन्होंने साइन किए उसके ऊपर। हमारा इस देश यानी क्रांतिकारियों से, भारतवर्ष से कोई लेना देना नहीं है और हम कल भी आपके साथ में, आज भी आपके साथ में। वो तो चलेगा लेकिन आज जो इनकी पीढ़ी है ये भी उनके साथ में है। वो कल गोरे लूट रहे थे, आज ये काले जो हिंदुस्तानी है जो देश को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कहते कर्मण यवाधिकार रस्से माँ फले कदाचन माँ कर्म फले त्रिभुमाते, यानी कर्म करते रहो और फल की चिंता ना करो। वो उन्होंने बता दिया। तो मंगल पांडे जी जिनको आज हमेशा लोग याद करते हैं, और मैं जो फिल्मकार उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इतिहास के पन्नों में धूमिल गर्द दिखा गई थी किताबें, उसको भी उन्होंने साफ करके लोगों के बीच में लाने का काम किया, जिसमें आमिर खान साहब ने बड़ा शानदार रोल भी अदा किया। वहाँ से कुछ ना कुछ लेने की ज़रूरत होती है, तो ये है। और वहीं से अगर आप आ जाइए, चाहे अबुल कलाम आज़ाद साहब हो, जिन्होंने कहा था कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है कलम मेरी, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। तो इनकलाब उन्होंने शुरुआत कर दी थी इनकलाब लाने की, और ये नतीजा ये रहा कि 1947 में अंग्रेज़ों को कभी उन्होंने गुमान में भी नहीं सोचा था कि हमें हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ये लगा कि अब अगर हम नहीं गए तो जो भी थोड़ी बहुत हमारी जो इज़्ज़त है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये मुआहदा हुआ कि भाई हम ये टूटा लूटा बिखरा हुआ तेरा साहब हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे थे। उनकी उम्मीद ये नहीं थी कि हिंदुस्तान बना रहेगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, एतराफ़ करता हूँ पंडित नेहरू और उनकी पूरी कैबिनेट को, जिन्होंने टूटे बिखरे हुए हिंदुस्तान को एक लाने का काम किया। जहाँ पर हिंदुस्तान में 556 रियासतें थीं, अलग अलग राज्य का अलग अपना सल्तनत का उनका कानून होता था, उसको कांग्रेस में पंडित नेहरू ने ला के दिखा दिया कि हम सब हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। भाई जंग आज़ादी में वहाँ पे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, अगड़े पिछड़े भी, पिछड़े बहुत ज़्यादा मुसलमान थे, अगड़ों की तादाद थोड़ी कम थी लेकिन थी। तो उस तरह की उस देश को आज हम लोगों ने आज़ाद कराया है और आज़ादी की हवा में हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं। लेकिन चंद ऐसी ताकतें जो 9 साल 10 सालों के अंदर आज देश की तकदीर और तस्वीर को कहाँ से कहाँ पे ले जाकर छोड़ने का काम किया। आप देख लें हिंदुस्तान की जो पहले नंबर आते तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आज नंबरों से बाहर हो गए। आज पूरा देश
3 लोगों के हाथों में है पूरा देश। 145 करोड़ आवाम का कि जो ज़िंदगी है इन 3 लोगों के हाथ में। पूरा ये जो समझते हैं कि जो ईमानदार हिंदुस्तानी है, जो ईमानदार हिंदुस्तानी है, उनकी तकदीर और तस्वीर ये अपनी जो पैसों की तिजोरी उसके अंदर बंद करके रखेंगे, ये कभी नहीं होगा। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कहर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कहर जब 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 जुल्म अत्याचार की जंजीरें चलेंगी, अत्याचार की बंदूकें गोलियां, तब तब ये जितने भी हमारे यहाँ पर साथी बैठे हैं ये सब खड़े हो जाएंगे। कदम तो यही था, अगर ये लोग खड़े होंगे तो आगे धीरे धीरे हमें लाइन तैयार करना है। जमाल साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस शानदार गोष्ठी सेमिनार का आयोजन किया। और हमारे आए हुए जितने भी पत्रकार बंधु सभी हमारे छोटे भाई की तरह, एक आध को छोड़ के बहन हमारी, उधर बच्चियां हैं, इधर हमारा ये चचा जहान हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर मुस्कुराएगा ये, और चचा हमारे सैयद हसन अब्बास साहब वरिष्ठ कांग्रेसी, और आसिफुल्लाह खान साहब, हमारे अजमल साहब, जमाल साहब और जितने नौजवान साथी हैं, इन सबको मौसिया भाई, इरफान भाई, बाबर साहब, नाजिम साहब, इशाक भाई, चचा और गोपाल भाई, ये सभी हमारे जितने पत्रकार बंधु, इन सब ने इस मुहिम में आके, सईद भाई भी सामने बैठे हैं, इन लोगों ने आके, गौहर भाई, इन लोगों ने बता दिया कि हम आज भी 2 विचारधाराओं के बीच में नहीं हैं। एक विचारधारा वो थी जो गोडसे और सावरकर और गोवरकर की थी, एक विचारधारा वो है जो महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और अबुल कलाम आज़ाद की थी। तो हमें यह फैसला करना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, आज महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। महात्मा गांधी ने कहा था अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति जन्म लेता है, एक पुरुष जन्म लेता है तो एक व्यक्ति जन्म लेता है, लेकिन वहीं पर अगर एक महिला जन्म लेती है तो एक परिवार जन्म लेता है। तो महिलाओं के बगैर देश की आज़ादी, देश को आगे ले जाने का काम नामुमकिन है। तो महिलाओं के लिए भी हम लोग सलाम करते हैं, सलूट करते हैं उस महिला को जिसने बेगम हजरत महल था, जिसने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करके दिखा दिया, चाहे झांसी रानी हो, इन लोगों ने दांत खट्टे करके दिखा दिया देश में हम एक साथ थे, हैं और रहेंगे। जैसे उन्होंने कहा था हा से हिंदू और माँ से मुसलमान, और दोनों को अगर मिला दिए हा प्लस माँ, यानी हम से होता है हिंदू और मुसलमान जब मिल जाते हैं तो हम तैयार हो। तो हम का मतलब ये 145 करोड़ जनता है जो बोल रही है कि हम तुम्हारी जो जुल्म की जो बिल्डिंग है, झूठ का जो महल है, इसको ज़्यादा नहीं वक्त है, आने वाले चुनाव में इसको दाराशाही कर देंगे। फिर एक बार फिर हर उस नौजवान की, उस बहन की, उस भाई की सरकार बनेगी जो अपने हुकूक, अपने अधिकार के लड़ता है, उसका अधिकार मिल कर रहेगा, हम सब दिलवा के रहेंगे। और उनके लिए उसी बताए हुए रास्ते पर अगर कहा जाए कि किसी ने अगर पूछा, जो नौजवान साथी है, 12 जोड़ो यात्रा जो रही उन्हीं के पता, वो भी नौजवान है, चाहता अपना रहे आराम से पूरी ज़िंदगी गुजर बसर करते, क्या ज़रूरत है गांधी परिवार को, अर्शी साहब यहाँ पे आने के, देश को बचाने की ज़रूरत। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि अगर हम नहीं तो हिंदुस्तान टूट जाएगा, बिक जाएगा और बिखर जाएगा। अगर वाहिद राहुल गांधी, शायद हमें हो सकता है कुछ लोग इत्तेफाक न रखें, मैं तो पूरी पूर्ण आस्था के साथ में उस शख्स को सलाम करता हूँ जिसने 12 जोड़ो 4000 से